नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की सुबह मौसम ने करवट बदल दी है। आज सुबह तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच भारी बारिश का दौर चला। ऐसे में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली के जाफरपुर में एक मकान पर पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ खेत में बने एक कमरे में भारी नीम का पेड़ गिर गया, जिससे कमरा ढह गया। कमरे में मौजूद एक महिला और 3 मासूम बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची राहत और बचाव टीम ने मलबे से सभी को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। वहीं तेज हवाओं के कारण दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर एक धातु का ढांचा ढह गया। दिल्ली एनसीआर में आए आज तेज आंधी तूफान और भारी बारिश के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। इसको लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मौसम की खराब परिस्थितियों के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर, हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, सफीदो, पानीपत, सोहाना, पलवल, नूह, होडल, जबकि यूपी के गंगोह, शामली, कांदला, नंदगांव, बरसाना, राया, हाथरस, मथुरा, सादाबाद, आगरा, जाजऊ के साथ ही राजस्थान के भिवाड़ी, डीग और भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कि भारी बारिश के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है दिल्ली एनसीआर में, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सपना, जिस तरीके से देर रात से मूसलाधार बारिश है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या जो दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है, इससे जो जलभराव है वो नोएडा की सड़कों पर देखा जा रहा है। देर रात से हवा, उसके बाद जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। जो सुबह सुबह लोग जब अपने घरों से निकलते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनको इस बारिश से ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम राहत भरी खबर भी कहेंगे। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी देखी जा रही थी, टेम्परेचर हाई था, तो उस टेम्परेचर में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है, तो इससे एक राहत भी है। दूसरी तरफ वाटर लोगों की समस्या है, जगह जगह पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, तो इससे आम आदमी जो लोग हैं वो परेशान है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी तक 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर है, बारिश है वो देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि अगर आपको जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकले, अर्थात आप अपने घरों में ही कैद रखें, क्योंकि हवा और उसके बाद जो बारिश हो रही है इससे कहीं ना कहीं सड़कों पर जल भरा हुआ है। और साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बाद जगह जगह पर जाम भी देखा गया है। तो इससे सोचिए किस तरीके से भारी बारिश से जो जीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजत, हमें यह जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आ रही है। बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर लगातार 8वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है। 1 और 2 मई दरमियानी रात में पाकिस्तानी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों के सामने नियंत्रण रेखा के पार चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। बता दें कि भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की इस नापाक करतूत के खिलाफ संतुलित और अनुपातिक तरीके से करारा जवाब दिया है। इससे पहले 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की थी। पाकिस्तान की हरकत के बाद इंडियन आर्मी ने ताबड़तोड़ जवाब दिया था। इससे पहले 6वीं और 5वीं रात को भी पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की थी।
28 और 29 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और बारामूला और अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी की। वहीं चौथी रात को भी पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की थी। 27-28 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने कुपवाड़ा और पुंछ जिलों के सभी क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने इसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया। इसी के साथ ही हमारे सहयोगी मोहम्मद दाऊद हमसे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमसे जुड़े हुए हैं। शेख, आपसे जानेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करते हुए दिख रहा है और उसने LOC पर भी अपने करतूत दिखाई है। बिल्कुल, जिस तरह जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तनाज़ है वो बढ़ चुके हैं और लगातार जो बॉर्डर एरिया है जिसमें कुपवाड़ा है, बारामूला के उड़ी सेक्टर है और राजौरी पुंछ, वहाँ पे लगातार रात के दौरान पाकिस्तान हिंदुस्तान के पोस्टों पे फायरिंग कर रहे हैं और उसके बाद हिंदुस्तान भी वापस रिलेटेड फायर कर रहे हैं, बट अभी तक कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान की पोस्टों पे फायरिंग का। ये सिलसिला पिछले एक हफ्ते से लगातार देखने को मिल रहा है। तो कहीं एरिया में हमने खुद जाने की कोशिश की, बट वहाँ पे कोई मूवमेंट आज नहीं है कि किसी भी सिविलियन या किसी भी टूरिस्टों को आज उन जगहों पे अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि फौज ने पूरे उस एरिया को चौकस में रखा है। किसी भी शख्स को आने जाने की इजाज़त फिलहाल नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। अटारी बॉर्डर पर भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने की अनुमति दी है, लेकिन पाकिस्तान ने कल सुबह से ही गेट नहीं खोले हैं। पाकिस्तान न तो अपने नागरिकों को वापस ले रहा है और न ही भारत में फंसे अपने नागरिकों को वापस जाने दे रहा है। अटारी बॉर्डर पर सुबह से आए पाकिस्तानी नागरिक अभी भी गाड़ियों में बैठे हैं, पाकिस्तान जाने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी गेट नहीं खोले गए हैं। भारत सरकार के नए आदेश को रिव्यू किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से गेट खोले जाने के बाद BSF डॉक्यूमेंट्स चेक करके पाकिस्तानियों को बॉर्डर क्रॉस करने देगी, फिर इमिग्रेशन चेक करके पाकिस्तानी वापस जा पाएंगे। सुबह से ही एक भी पाकिस्तानी नागरिक ने अभी तक बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से गेट नहीं खोले गए। इसके बाद अटारी बॉर्डर से भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पाक नागरिकों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। इस दौरान कुछ महिलाएं रोती हुई दिखाई दी और उन्होंने BSF के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें आगे पाकिस्तान की तरफ जाने दें। पाकिस्तान इमिग्रेशन से निवेदन करके गेट खुलवा देगी। बताते चलें कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अटारी बॉर्डर पर भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने की अनुमति दी है, लेकिन पाकिस्तान ने कल सुबह से ही गेट नहीं खोले हैं। पाकिस्तान न तो अपने नागरिकों को वापस ले रहा है और न ही भारत में फंसे अपने नागरिकों को वापस जाने दे रहा है। अटारी बॉर्डर पर सुबह से आए पाकिस्तानी नागरिक अभी भी गाड़ियों में बैठे पाकिस्तान जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ राजीव शर्मा इनपुट हेड हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कि अटारी बॉर्डर पर पाक की नापाक हरकत दिखाई दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे कि पाक गेट नहीं खोल रहा है, दोनों तरफ से फंसे हुए लोग हैं। सपना, कल सुबह 8 बजे अटारी बॉर्डर खुला था पाकिस्तान के रेंजर्स ने और कुछ देर बाद उसे फिर बंद कर दिया। इसके बाद दोपहर तक फिर बंद रहा और लगभग 2:30 बजे के बाद खोला और कुछ लोगों को उन्होंने रिसीव किया और फिर बंद कर दिया। तो इस तरीके से कल दिन में 2-3 बार उन्होंने बॉर्डर खोला, कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों को उन्होंने वापस कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ये जताना चाहता है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा
केयरफुल नहीं है और वो उनकी वजह से परेशानी हो रही है। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की मंशा भारत सरकार ने पहले ही समझ ली थी और इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक आदेश भी जारी कर दिया था कि जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले, डिपोर्ट किए जाने वाले लोग हैं, उनको डिपोर्ट किए जाने की तारीख बढ़ाई जा रही है। ये कल रात में, परसों रात में ही आदेश जारी हो गया था और कल सुबह ये बाघा बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया था। तो बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेजने के लिए जो बीएसएफ है उसने पूरे इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन जब तक अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान के रेंजर्स दरवाजा नहीं खोलते हैं तब तक यहाँ से किसी को नहीं भेजा जा सकता। अब इसकी वजह यह है कि जो लोग 11 साल, 12 साल, 15 साल, मतलब 10 साल से ज्यादा भारत में रह रहे हैं, उनको लेने से पाकिस्तान कतरा रहा है। क्योंकि भारत में एक ये नियम है कि अगर आप 11 साल से ज्यादा भारत में रह रहे हैं और पाकिस्तान के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो पाकिस्तान केवल इसीलिए उन लोगों को नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की ये एक घिनौनी चाल है कि वो अपने ही नागरिकों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जो बीएसएफ है, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर से बात की है और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया है। लगभग 80 से 100 परिवार अभी ऐसे हैं जो अटारी बॉर्डर पर, मतलब हमारी तरफ बाघा कहते हैं, अटारी कहते हैं, उधर बाघा बॉर्डर कहते हैं, तो उस पर अभी रुके हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये प्रेशर डाला जाएगा और इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। भारत सरकार ने इतना भी किया है कि जब तक ये वापस नहीं जाते हैं तब तक अगले आदेश तक ये भारत में रुक सकते हैं। जी सपना। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह जानकारी देने के लिए। अगली खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में टेरर नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, हिजब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल की जांच के दौरान आतंकवाद निरोधी दस्ते ने इंडियन मुजाहिदीन के पूर्व आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान अम्मार याशर के रूप में हुई है, जो 10 साल जेल में बिताने के बाद फिर से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था। अम्मार को गुरुवार को झारखंड के धनबाद के शमशेर नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसे अदालत में पेश किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया। एटीएस ने बताया कि अम्मार पहले प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था और उसे 2014 में जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 10 साल जेल में बिताने के बाद उसे मई 2024 में जमानत पर रिहा किया गया। रिहा होने के बाद उसने हिजब उल तहरीर के गुर्गों से फिर से संपर्क स्थापित किया, जिन्हें हाल ही में एटीएस ने गिरफ्तार किया था। अम्मार याशर की फिर से संलिप्तता का खुलासा एटीएस ने हाल ही में गिरफ्तार किए गए एचयूटी के सदस्य अयान जावेद से पूछताछ के दौरान किया। एटीएस अधिकारियों के अनुसार जावेद ने अम्मार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके बाद उसके पास से संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए। उससे प्रतिबंधित समूह से जोड़ते हैं। झारखंड में टेरर नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। हिजब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल की जांच के दौरान आतंकवाद निरोधी दस्ते ने इंडियन मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान अम्मार याशर के रूप में की गई है, जो 10 साल जेल में बिताने के बाद फिर से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था। अम्मार को गुरुवार को झारखंड के धनबाद के शमशेर नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उसे अदालत में पेश किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बता दें कि शाहजहांपुर में बनी देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी में बड़ा एयर शो होने वाला है। आज गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे राफेल, मिराज और जगुआर। 3.50 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली हवाई पट्टी है, जिसे रात में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से 250 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। दरअसल यूपी के 3 एक्सप्रेसवे पर बनी है एयर स्ट्रिप। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जिले में एक एयर स्ट्रिप बनी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक एयर स्ट्रिप बनी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इटावा जिले के पास भी एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है।
इसी के साथ ही हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमसे जुड़े हैं। आनंद सिंह, आपसे जानेंगे कि पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी में बड़ा एयर शो होने जा रहा है, किस तरह का यह शो होगा? बिल्कुल, देखिए सपना, ये शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेस वे जो बन के लगभग लगभग अब तैयार होने को है, उस पर अपना दमखम आज दिखाएगी। करीब 3.5 किलोमीटर की जो लंबी हवाई पट्टी है, जहां पर विमानों को उतरने की जगह बनाई गई है, उस पर आज चाहे हमारे जो सबसे आधुनिक राफेल विमान, फाइटर जेट्स हैं या मिराज, जगुआर हैं, ये आज वहां पर उतरेंगे। और इसके साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट जहाज है, चाहे वो AN-32 हो या सुपर हेरकुलिस विमान हो, आज वहां पर लैंडिंग करेंगे। और ये 2 चरणों में ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। आज सुबह 11:30 से 1 बजे तक फाइटर प्लेन एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। और इसके बाद सपना शाम 7 से रात 10 बजे तक एक लैंडिंग शो का भी आयोजन किया गया है। आप ये कह सकती हैं कि ये चौथा एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश में, जहां पर जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं वो उतर सकते हैं, वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, या फिर जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, ये तमाम हमारे पास सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर 4 ऐसे आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेस वे हैं जहां पर हमारे फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह, हमें यह जानकारी देने के लिए। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। बता दें कि आज सुबह 7 बजे वृष लगन में केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु कपाटोद्घाटन के पावन पल के साक्षी बने। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया। केदारनाथ में 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं के रात्रि प्रवास की व्यवस्था भी की गई है। कपाट खुलने से कुछ ही देर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे और कपाट खुलने के बाद दर्शन किए। वहीं पीएम मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा की गई। केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के खुलने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी है। कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हो गई है। आज से 2 दिन बाद भगवान बद्रीनाथ विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगी। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, और इसके लिए हमने उचित व्यवस्था भी की है। इसी के साथ ही हमारे सहयोगी योगेश हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया है, तो किस तरह का श्रद्धालुओं में वहां माहौल है, किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल, आज बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और अब 6 महीने के लिए बाबा केदार घाटी में ही मौजूद रहेंगे। वहां पर उनकी पूजा अर्चना होगी विधि विधान के साथ। आज सुबह 7 बजे कपाट खुले थे और अगर बात करें हम कि वहां पर किस तरह का उत्साह है, तो भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु मौजूद रहे। और क्योंकि हर कोई इंतजार करता है कि कब दोबारा कपाट खुलेंगे, कब पूजा अर्चना शुरू होगी, ताकि हम बाबा के दर्शन कर सकें। तो इसलिए देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और उसी तरह से श्रद्धालु पहुंचे भी। काफी उत्साह लोगों में देखने के लिए मिला। भोले के जयकारे के साथ जो है कपाट खुल गए हैं। मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहे अपने परिवार के साथ, उन्होंने भी जो है पूजा की वहां पर। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अब श्रद्धालुओं का जो है वो तांता लगना शुरू हो गया है। देश भर से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।